दोस्तों, दृश्यम का पहला भाग आपको याद होगा, जहां विजय ने मीरा देशमुख के बेटे की लाश को पुलिस स्टेशन में गाड़ दिया था और जिसे पुलिस खोज नहीं पाई थी। विजय जब इस लाश को गाड़ रहा था, उसी रात दूर समंदर किनारे अंधेरे में दो लोग मिलते हैं, टोनी और डेविड। डेविड टोनी को कुछ नशे का सामान देता है और ये कहता है कि टोनी भाई, अब ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी बीवी मुझे मना कर रही है, नहीं तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। टोनी पहले तो उसकी बातों को हल्के में लेता है, पर जब वो देखता है कि ये सीरियस है तो वो डेविड को बिना पैसे दिए जाने लगता है। डेविड उससे पैसे मांगता है, पर टोनी वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर डेविड उस माल को लेकर वहाँ से भागने लगता है। टोनी उसका पीछा करता है और दोनों में मारपीट चालू हो जाती है। टोनी उसी समय गन निकाल लेता है, मगर इस लड़ाई में टोनी को ही गोली लग जाती है। उसी समय पुलिस भी वहां आ जाती है। पुलिस को देखकर डेविड वहां से भागने लगता है। पुलिस से भागते भागते वो एक जगह पर छुप जाता है, जहां वो विजय को देख लेता है, जो हाथ में फावड़ा लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहा था, जो अंडर कंस्ट्रक्शन था। उसके बाद डेविड भागकर अपने घर चला जाता है, जहां वो अपनी बीबी से बोलता है कि चलो हमें यहाँ से निकलना है। लेकिन पुलिस उसका पीछा करते हुए वहां आ जाती है और डेविड पकड़ा जाता है। इसके बाद 7 साल गुजर जाते हैं, जहां विजय अपना थिएटर खोल लेता है, जहां वो मूवी देख रहा था। सिर्फ यही नहीं, वो खुद एक फिल्म भी बनाने वाला था। थिएटर से वो घर जाता है, जहां वो सबके साथ खाने के लिए बैठता है। विजय की छोटी बेटी बोलती है कि पापा, क्या हम अपनी फिल्म में रणबीर कपूर को हीरो बना सकते हैं? विजय कहता है ठीक है, बात करके देखता हूँ। नंदनी विजय को बोलती है कि हम फिल्म क्यों बना रहे हैं, अगर नहीं चली तो? पर विजय कहता है कि नहीं, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। विजय अपनी फैमिली में बहुत खुश था। विजय के घर के सामने दो पड़ोसी रहने आए थे, शिव और जेनी। अगले दिन सुबह जब विजय उठता है तो ये दोनों लड़ रहे थे। नंदनी विजय को बोलती है कि जाकर कुछ करो। शिव बहुत ज़्यादा दारू पीता था और वो अपनी पत्नी को दारू के लिए मारता भी था और उससे पैसे मांग रहा था। विजय जब उससे बात करने जाता है तो वो विजय को ही उल्टा सीधा सुनाने लगता है। फिर जेनी उसे पैसे दे देती है। विजय जेनी को बोलता है कि तुम एक बार पुलिस में कंप्लेन कर दो, वो फिर इसे अच्छे से समझा देंगे। विजय वहाँ से अपने केबल वाले ऑफिस जाता है, जहाँ वो जोश को थोड़ा सुनाता है। फिर वो वहाँ सीसीटीवी को ठीक करवाता है। वहाँ के बाद वो अपने थिएटर वाले ऑफिस चला जाता है, जहाँ महेश देशमुख उससे मिलने आता है। महेश विजय से बोलता है कि हम 2 हफ्ते से यहाँ आए हुए हैं सैम की विधि के लिए, पर पंडित जी का मानना है कि सैम की आत्मा भटक रही है। ये विधि तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि हमें उसकी अस्थियां ना मिल जाए। महेश विजय से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे ये बता दो कि सैम की बॉडी कहाँ है। विश्वास करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मीरा को भी नहीं। विजय कहता है कि मुझे आप पर विश्वास है, पर मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकता। विजय उससे ये कहता है कि प्लीज़ यहाँ दोबारा मत आइएगा। इसके बाद विजय मुराद अली से मिलता है, जिनके साथ मिलकर विजय अपनी फिल्म बना रहा है। वो उन्हें बताता है कि हम जिस कहानी पर काम कर रहे हैं वो कहानी सभी को पसंद आ रही है, पर कहानी की एंडिंग लोगों को पसंद नहीं आ रही है। इसलिए मेरे पास कुछ और आइडिया है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मुराद साहब से बात करने के बाद विजय घर आता है। रात में नंदिनी विजय को बोलती है कि मुझे पता है कि तुम फिल्मों के लिए पागल हो। तुमने ज़मीन बेचकर थिएटर शुरू किया तो मैंने कुछ नहीं कहा, पर अब ये फिल्म प्रोड्यूस करना क्या सही है? इसमें बहुत खर्च हो जाएगा। विजय कहता है कि ये खर्च नहीं है बल्कि इन्वेस्टमेंट है। इसके अगले दिन विजय एक ग्रेवयार्ड में जाता है और वहाँ के केयरटेकर से मिलता है। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। विजय उसे कुछ पैसे देता है, पर वो बोलता है कि विजय, इसकी क्या ज़रूरत है? तुमने ऑलरेडी मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, मेरी बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी करवाई। पर विजय कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी बेटी के लिए है। कुछ और भी ज़रूरत हो तो मुझे बोलना।
इधर 7 साल बाद गोवा के सेंट्रल जेल से डेविड बाहर आता है, जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। डेविड वहां से अपनी पत्नी और बच्चे से मिलने जाता है। दोनों बहुत ही प्रॉब्लम में थे। उसके वाइफ के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने बच्चे को स्कूल में डाल सके। डेविड को सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो अपनी वाइफ को बोलता है कि मैंने सब कुछ खराब किया है तो मैं ही सब कुछ ठीक करूंगा। ये बोलकर वो अपने घर से निकल जाता है। इसके बाद हम मीरा को देखते हैं, जो आज भी अपने बेटे को याद करती है और उसके बचपन के वीडियो को देखती है। महेश उसे बोलता है कि वो विजय से मिलने गया था। मीरा इस बात पर गुस्सा करती है। महेश कहता है कि मीरा 7 साल हो गए, अब इसे भूल जाओ। पर मीरा कहती है कि मेरे बेटे का मर्डर हुआ है, 7 क्या 700 साल के बाद भी मैं इसे नहीं भूलूंगी। इधर विजय अपने फिल्म के हीरो के साथ दारू पी रहा है। वो विजय से बोलता है कि भाई हमारी फिल्म बन तो जाएगी ना। विजय बोलता है कि क्यों, तुम्हें डाउट है? वो बोलता है कि नहीं, पर अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं है। फिर वो बोलता है कि भाई 2.5 साल हो गए, आपको क्या डर नहीं लगता कि कोई हमारी स्टोरी को चोरी कर ले? विजय बोलता है कि नहीं, इसलिए तो मैंने इसकी किताब छपवा दी है, तो अब ये स्टोरी कोई चुरा नहीं सकता। हीरो बोलता है कि भाई अगर सब स्टोरी जान जाएंगे तो फिल्म देखने कौन आएगा? विजय बोलता है कि ऐसा नहीं है, बुक की ऑडियंस अलग होती है और ऐसे भी मैंने कुछ ही किताबें छपवाई है। इसके तुरंत बाद नंदनी का कॉल आता है। वो विजय को घर बुलाती है, पर ये काम का बहाना मार देता है और ये बोलता है कि अगर तुम्हें अकेलापन लग रहा है तो जेनी को बुला लो। इसके बाद नंदनी जेनी को बुला लेती है। दोनों बैठकर बातें करते हैं। नंदनी जेनी को बोलती है कि तुम विजय की बात मान लो और पुलिस में कंप्लेन कर दो, बाकी सब विजय संभाल लेगा। फिर नंदनी अंजू के रिश्ते के बारे में पूछती है। जेनी कहती है कि दीदी सारे शहर में ये बातें होती है कि विजय ने अपनी अंजू को उस लड़के के साथ गलत समय पर पकड़ लिया था, इसीलिए विजय भाई ने उस लड़के को मार डाला। लोग ये भी बोलते हैं कि वो लड़का अच्छा था, अपनी अंजू ने ही उसे फंसाया होगा। इस बात पर नंदनी कहती है कि लोग कुछ भी कहें, पर वो लड़का 1 नंबर का बदमाश था, इसलिए अंजू ने। इतना कहकर नंदनी रुक जाती है। अगले दिन अंजू अपने घर के पीछे पुलिस को आते हुए देखती है। वो भागकर विजय के पास जाती है और उसे बोलती है कि पापा पीछे पुलिस आई हुई है। विजय कहता है कि तुम डरो मत, मैं हूं ना। फिर पता चलता है कि जेनी ने अपने पति की कंप्लेन की थी, इसलिए विजय और उसकी वाइफ से पुलिस पूछने के लिए आई थी और जेनी के पति को वार्निंग देके जाती है। उसी रात होता यह है कि अंजू सपने में कुछ पुलिस वाले को देखती है और ये भी कि वो गार्डन में खुदाई कर रहे हैं। सपने में ये देखकर अंजू को दौरे पड़ने लगते हैं। उसकी छोटी बहन ये देखती है और वो आवाज़ लगाती है। विजय और नंदनी आते हैं, जो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर बोलती है कि आज पुलिस को देखने से ये हो गया। इसके अगले दिन डेविड मार्टिन के शॉप पर चाय पी रहा था। मार्टिन उससे पूछता है कि तुम मैरी के पति हो ना? डेविड कहता है हाँ। वो मार्टिन से बोलता है कि आप तो यहाँ के सभी लोगों को जानते हैं, अगर मेरे लिए कुछ काम मिल जाए। उसी समय विजय भी वहाँ चाय पीने आता है, तो मार्टिन विजय की मुलाकात डेविड से करवाता है और बोलता है कि विजय अगर तुम्हारे पास कोई काम हो जो ये कर सके। विजय डेविड से अगले हफ्ते मिलने के लिए बोलता है। उसके बाद डेविड वहाँ से बाहर आ जाता है। डेविड जब विजय से मिलता है तो वो उसे पहचान नहीं पाता है, मगर विजय की जिंदगी इस दिन से बदलने वाली थी। उसी रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। एक तरफ विजय अपने ऑफिस में पी रहा था, दूसरी तरफ घर पर नंदनी और जेनी बातें कर रहे थे। नंदनी उसे बताती है कि मैं जब भी विजय से बात करने जाती हूँ वो मुझे चुप करा देता है। वो कहता है कि हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। नंदनी ये भी कहती है कि मुझे लगता है कि खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि हमारी तरफ तेजी से आ रहा है। ये हुई नंदनी की बात। तीसरी तरफ इंस्पेक्टर विनायक को आईजी का कॉल आता है। वो उसी समय बारिश में उसे बुलाते हैं
और गायतोंडे को भी साथ में लेने के लिए बोलते हैं। तरुण उस एरिया का नया आईजी बनकर आया था, जो बहुत होशियार और दिमाग से तेज था। ये लोग जब आईजी के पास पहुंचते हैं तो वो गायतोंडे को बोलते हैं कि इस केस में तुम ही एक इंसान ऐसे थे जो विजय के बारे में सही था। जब आईजी इन लोगों से बात कर रहे थे तब मीरा भी वहां आती है। मीरा को देखकर गायतोंडे बोलता है कि मैडम आप तो लंदन चली गई थी। मीरा कहती है कि ज़रूरी नहीं कि हम जो देखें और सुने वो सच हो। विजय उस समय बच गया क्योंकि मैंने एक चौथी फेल को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की, लेकिन अब वो नहीं बचेगा। मीरा ने कहा कि उसके हाथ एक इन्फॉर्मेशन लगी है। फिर आईजी उस मीटिंग में 2 और लोगों को बुलाते हैं। दोस्तों, ये और कोई नहीं, विजय के पड़ोसी शिव और जेनी थे, जो कि पुलिस वाले थे और जिसे जानबूझकर उनका पड़ोसी बनाया गया। और वो दोनों 7 सालों से कंटिन्यू उस पर नज़र रखे हुए थे। इन दोनों ने विजय के घर पर रिकॉर्डिंग डिवाइस फिट किए हुए थे। विजय और नंदनी जो भी बातें करते, चाहे वो घर के बाहर हो या घर के अंदर, ये दोनों हर बात को रिकॉर्ड करते थे। नंदनी ने गलती से जेनी को ये बता दिया कि विजय ने मर्डर के अगले ही दिन बॉडी को शिफ्ट कर दिया था, मगर कहाँ ये वो नहीं जानती, और इस बात को जेनी ने रिकॉर्ड कर लिया था। अब आईजी ने कहा कि हमें अब ये पता है कि बॉडी को विजय ने शिफ्ट किया था और मर्डर के अगले दिन किया था, पर कहाँ ये हमें नहीं मालूम है और यही हमें पता करना है। कोई ना कोई तो होगा जिसने उस रात विजय को देखा होगा। अगले दिन इस केस पर काम शुरू कर दिया जाता है। आईजी गायतोंडे और सावंत को केस के बारे में फिर से बताते हैं और ये निकल कर सामने आता है कि हो ना हो विजय ने 45 किलोमीटर रेडियस में ही लाश को दफनाया है, वो भी रात 3:30 बजे। आईजी सभी फूल वाले और अखबार वाले से पूछताछ करने को बोलते हैं, क्योंकि ये सब सुबह सुबह काम पर लग जाते हैं। गायतोंडे और सावंत सभी लोगों से पूछताछ करते हैं, पर कुछ पता नहीं चलता। अब पुलिस ये खबर फैलाती है कि जो भी पुलिस को इस केस के बारे में बताएगा उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे। पुलिस इसके बाद विजय के दूसरे पड़ोसी से पूछती है, तो एक ने कहा कि उसने रात करीब 4 बजे विजय को अपने जीप से आते हुए देखा था। पर इतना सब करके भी पुलिस को कोई सॉलिड चीज नहीं मिल रही थी जिससे कि वो विजय पर हाथ डाल सके। आईजी तरुण एक बार खुद विजय के घर जाता है। विजय उस समय घर पर नहीं था। तरुण अपने पुलिस के अंदाज में नंदनी से बात करता है, जैसे कि वो बोल कुछ रहा है और कहना कुछ चाहता है। तरुण ये कोशिश कर रहा था कि नंदनी और बच्चों से कुछ मालूम हो सके। उसने एक डर का माहौल बना दिया। उसके बाद तरुण वहां से चला जाता है। तरुण के जाते ही जेनी घर में आती है। वो उसे बताती है कि पुलिस चर्च में खुदाई कर रही है। उन्हें लगता है कि विजय ने बॉडी चर्च में गाड़ी है। उसकी बात सुनकर नंदनी और भी डर जाती है। वो तुरंत विजय को कॉल करके बुलाती है और उसे सारा बात बताती है। विजय सिर्फ इतना बोलता है कि चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तभी नंदनी कहती है कि इसका मतलब तुमने चर्च में। विजय उसे कुछ बोलने से पहले रोक देता है। नंदनी बोलती है कि विजय कम से कम मुझे तो बताओ, क्या तुम मुझ पर भी भरोसा नहीं करते? पर विजय ने कहा कि मैं दिल और दिमाग में हमेशा दिमाग की बात सुनता हूँ और आज भी यही करूँगा। यानी विजय ने नंदनी को नहीं बताया। इस समय विजय और नंदनी के बीच जो भी बातें हो रही थी वो जेनी और रवि सब कुछ सुन रहे थे, पर उन्हें निराशा हाथ लगती है क्योंकि विजय कुछ नहीं बताता है। अगले दिन विजय इंस्पेक्टर से मिलने जाता है। उसी समय मार्टिन के शॉप पर डेविड चाय पी रहा था, जहां से उसे पता चला कि पुलिस ने विजय के केस को फिर से खोल दिया है और बहुत जोर शोर से इस पर लगी हुई है। और उसने ये भी सुना कि जो कोई भी इस केस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा पुलिस उसे 5 लाख रुपए देगी। ये सुनने के बाद डेविड वहां से बाहर आकर बस का वेट करने लगता है। विजय इंस्पेक्टर को कहता है कि सर, इस केस को 7 साल हो गए, फिर भी हमारी फैमिली को इस तरह से परेशान किया जाता है।
इंस्पेक्टर ने कहा कि विजय, आइंदा हम इस बात पर ध्यान रखेंगे। इंस्पेक्टर से मिलने के बाद जब विजय पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तो डेविड वहां पर उसे देखता है, क्योंकि वो भी उसी जगह पर बस का वेट कर रहा था। लेकिन इस बार डेविड को उस रात की बात याद आ जाती है। उसके बाद उसने पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने उसे थाने में बुलाया, मगर उसने कहा कि मैं किसी बड़े ऑफिसर से बात करना चाहता हूं। इसके बाद वहां आईजी तरुण को बुलाया जाता है। साथ में मीरा, सावंत और गायतोंडे भी थे। डेविड ने आईजी को बोला कि मैं जानता हूं कि विजय ने उस रात बॉडी को कहां छुपाई। तरुण ने कहा कि ठीक है, बताओ। पर डेविड ने कहा कि मुझे 25 लाख रुपए चाहिए, तब मैं बताऊंगा। पहले तो तरुण ने यह जानने की कोशिश की कि ये सच बोल रहा है या नहीं, पर जब उन लोगों को लगा कि शायद ये कुछ जानता है, तब मीरा ने 25 लाख रुपए लेकर इसे दिए। डेविड पैसे लेकर जाने लगा। तब तरुण ने कहा कि तुमने ये तो बताया ही नहीं कि बॉडी कहाँ पर है। तब उसने कहा कि सर, बॉडी वही है जहाँ पर आप खड़े हो। ये सुनकर सभी के होश उड़ गए। उसने कहा कि सर, आज से 7 साल पहले जब मैं मर्डर करके पुलिस से भाग रहा था, तब मैंने विजय को यहाँ कुछ खोदते हुए देखा था। पुलिस को यकीन हो गया कि बॉडी शायद यही है, और इसलिए उसे इतना कॉन्फिडेंस था कि बॉडी किसी को नहीं मिल सकती। पर मीरा ने गायतोंडे से कहा कि डेविड तब तक यहाँ से नहीं जाएगा जब तक कि बॉडी नहीं मिल जाती। फिर तरुण ने अपने ऑफिसर से पुलिस स्टेशन को खोदने की परमिशन मांगी और गायतोंडे और सावंत को ये कहा कि हमारे पास बस 1 दिन का समय है, जितने भी आदमी लगेंगे लगाओ। फोरेंसिक वाले भी वहाँ मौजूद रहेंगे, और जैसे ही बॉडी मिलती है तुरंत फोरेंसिक वाले उसे लेकर चले जाएंगे और 1 और 2 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। अगले दिन ठीक वैसा ही हुआ। सुबह सुबह सारे मजदूर आ गए, तहसीलदार आ गए, फोरेंसिक वाले आ गए और पुलिस स्टेशन में खुदाई चालू हुई। किसी भी बाहर वाले को वहां आना मना था। पुलिस वाले गेट पर खड़े थे और बिल्डिंग को हरे रंग के कपड़े से ढक दिया गया था। इधर विजय अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर जा रहा था, पर जब उसने अपने मोबाइल में सीसीटीवी चेक किया तो उसे दिखा कि पुलिस स्टेशन में कुछ तो हो रहा है। उसने जोश को कॉल किया और उसे पता चला कि पुलिस वाले अंदर कुछ खुदाई करवा रहे हैं। विजय जब जोश से बात कर रहा था तब नंदनी उसके पीछे खड़ी थी। उसने देखा कि फोन रखने के बाद विजय के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने पूछा कि विजय, पुलिस स्टेशन में क्या है? कहीं तुमने पुलिस स्टेशन में तो। इतना बोलते ही विजय उसे रोक देता है और कहता है कि तुम लोग घर के अंदर जाओ और जब तक मैं ना आऊं तुम लोग कोई घर से बाहर मत जाना। ये कहकर विजय वहां से चला जाता है और इधर पुलिस को बॉडी मिल जाती है, और जिसे फॉरेंसिक वाले एक बॉक्स में भरकर वहां से बाहर निकलते हैं। और ये सब विजय अपने ऑफिस के सीसीटीवी में देख रहा था। इसके 1 दिन बाद मीरा और उसका हस्बैंड तरुण से मिलते हैं। तरुण उन्हें फॉरेंसिक रिपोर्ट दिखाता है, जिसके अनुसार मरने वाले की उम्र 15 से 20 साल, मेल, और उसके सर पर चोट है। तरुण ने कहा कि डीएनए के लिए आप दोनों का ब्लड सैंपल लगेगा और आज ही कोर्ट की हियरिंग भी है। इसके बाद कोर्ट पुलिस को विजय की फैमिली से 8 घंटे की पूछताछ का ऑर्डर देती है। इसके अगले दिन विजय अपनी फैमिली के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां वो पहली बार आईजी तरुण से मिलता है। तरुण उससे हाथ मिलाता है और ये भी कहता है कि आई एम ए बिग फैन ऑफ योर्स। पर जहां इंसाफ की बात आती है तो लोग हमसे उम्मीद लगाते हैं कि इंसाफ होगा, और खासकर मरे हुए लोग। इसके बाद तरुण विजय को डेविड की फोटो दिखाता है और ये बताता है कि इसने तुम्हें 3 अक्टूबर की रात 3:30 बजे पुलिस स्टेशन से निकलते हुए देखा है, और ये भी कि तुम्हारे हाथ में एक फावड़ा था। अब तुम मुझे ये बताओ कि रात के 3:30 बजे तुम फावड़ा लेकर क्या कर रहे थे? विजय ने कहा कि मैं इससे 1-2 बार मिल चुका हूं। हो सकता है कि इसने किसी और को देखा हो, क्योंकि मैं इतनी रात को कभी वहां गया ही नहीं। और उसी दिन तो मैं चिन्मयानंद के सत्संग में गया हुआ था। विजय ने जैसे ही अपनी कहानी शुरू की तभी मीरा वहां आती है
और कहती है कि आज तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा, क्योंकि नंदनी ने सब कुछ बता दिया है। नंदनी को यह समझ नहीं आता कि ये क्या बात बोल रही है। तभी वो दो पुलिस वाले उनके सामने आते हैं, शिव और जेनी, जो पड़ोसी बनकर वहाँ रह रहे थे। जेनी वो रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें नंदनी ये बता रही है कि विजय ने अगले ही दिन बॉडी वहाँ से शिफ्ट कर दी थी। ये सुनकर विजय और उसके फैमिली को शौक लग जाता है। जेनी नंदनी से नज़र नहीं मिला पाती। तब तरुण ने कहा कि तुमने बहुत सत्संग की कहानी सुनाई है, अब मैं तुम्हें अपने सत्संग में ले चलता हूँ। तरुण विजय को अलग से एक कमरे में लेकर जाता है। दोनों कमरों के बीच एक शीशा लगा हुआ था। उधर गायतोंडे उसकी फैमिली को मारने लगता है। फैमिली को मार खाते हुए देखकर विजय तरुण से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज उन्हें छोड़ दो। तभी अंजू को दौरे पड़ने लगते हैं। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती, पर गायतोंडे नहीं रुकता। तरुण कहता है कि तुम अपना स्टेटमेंट दे दो तो ये सब रुक जाएगा। अब विजय के पास कोई रास्ता नहीं था। कहा कि ठीक है, मैं सच बोलने के लिए रेडी हूँ। तब गायतोंडे उन लोगों को मारना बंद करता है। विजय अपने स्टेटमेंट में कहता है कि 2 अक्टूबर की रात नंदनी और बच्चे घर से बाहर थे। मैं जब देर रात घर पहुंचा तो मैंने देखा कि कोई चोरी छुपे मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। सामने एक सरिया पड़ा हुआ था। मैं उसके पेट पर मारने वाला था, पर वो झुक गया और उसके सर पर चोट लग गई। जब मैंने देखा तो वो मर चुका था। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने बॉडी को अपने गार्डन में गाड़ दिया था, पर फिर मुझे पता चला कि पुलिस स्टेशन में कुछ काम हो रहा है, तो मैंने फिर बॉडी को वहाँ से निकाल कर पुलिस स्टेशन में गाड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि इससे सेफ जगह और कोई नहीं हो सकती। तब तरुण ने कहा कि तुम अपनी फैमिली को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। विजय ने कहा कि नहीं, जिस सरिये से मैंने उसे मारा था मैंने आज तक उसे बचा कर रखा है। इसके बाद तरुण मीरा के पास जाता है। मीरा कहती है कि तरुण, इसकी फैमिली में कोई भी नहीं बचना चाहिए। अब ये खबर न्यूज में आने लगती है। इसके बाद वो दिन आ जाता है जब विजय को कोर्ट में पेश होना था। गायतोंडे विजय को लेकर कोर्ट जाता है और तरुण ऑफिस से एक एक पल की अपडेट गायतोंडे से ले रहा था। ऑफिस में तरुण के साथ मीरा और उसका हस्बैंड भी थे। दोस्तों, यहाँ एंट्री होती है मुराद साहब की, जिसके साथ मिलकर विजय फिल्म बना रहा था। वो आईजी तरुण से मिलने आते हैं। वो बोलते हैं कि विजय के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने बताया, विजय से मैं 2016 में मिला था, पर उसने अपना नाम विजय सालगोनकर नहीं बल्कि विजय गोडबोले बताया था। विजय के पास एक कहानी थी और वो उस पर फिल्म बनाना चाहता था। उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई और सच बताता हूँ कि कहानी बहुत अच्छी थी, पर उसने फिल्म बनाने से पहले एक शर्त रखी कि हम फिल्म तभी बनाना शुरू करेंगे जब हम दोनों कहानी के एंडिंग से सेटिस्फाई होंगे। तो इस कहानी को पूरा करने में करीब 2 साल लग गए। मैं चाहता हूँ कि आप वो कहानी सुने। तरुण ने कहा कि हमारे पास समय थोड़ा कम है, तो आप थोड़ा जल्दी कीजिएगा। इसके बाद मुराद जी ने वो कहानी सुनाई जिसे विजय ने लिखा था। अब कहानी पेंडुलम की है, जहाँ राम नाम का एक मिडिल क्लास आदमी रहता था जो अपने बेटे यतीन से बहुत प्यार करता था। यतीन एक दिन एक क्लब में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। यतीन के साथ एक लड़की भी थी। उसी पार्टी में एक लड़का नशे में धुत होकर उस लड़की से बदतमीजी करने लगता है। यतीन उसे मना करता है, पर वो मानता नहीं है। बात थोड़ी आगे बढ़ जाती है। यतीन उस पर हाथ उठा देता है। उसके बाद जब यतीन घर आता है तो वो लड़का उसके पीछे पीछे आ जाता है। दोनों में फिर से झड़प होती है और यतीन के हाथों वो लड़का मारा जाता है। राम जब अपने घर आता है तो देखता है कि उसके बेटे से मर्डर हो गया है और ये जो लड़का मारा गया है वो कोई आम लड़का नहीं है बल्कि एक बहुत बड़े बिल्डर का बेटा है। अगर राम कुछ नहीं करता तो उसके बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर राम उस लड़के की लाश को उसी के बाप के एक नई बिल्डिंग जो कि बन रही थी वहाँ जाकर गाड़ देता है। पर राम को पता था कि एक ना एक दिन पुलिस को ये लाश मिल जाएगी। फिर वो एक एक सबूत को इकट्ठा करने लगता है।
पर लास्ट में वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है। ये कहानी सुनकर तरुण कहता है कि वो अपनी ही लाइफ पर फिल्म बना रहा था, तो ये फिल्म अभी तक बनी क्यों नहीं, क्योंकि वो इसके एंडिंग से खुश नहीं था। और विजय ने इस कहानी के ऊपर एक किताब भी लिखी थी ताकि कोई इस कहानी को चुरा ना सके। तरुण ने कहा कि किताब कब लिखी गई। उन्होंने बताया कि 1 साल पहले, और इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ क्योंकि ये किताब मेरे नाम पर छपी है और इसके बिल्स भी मेरे नाम के हैं। फिर ये पूछा जाता है कि क्या किताब मार्केट में अवेलेबल है। तब मुराद जी ने बताया कि इसकी कम कॉपियाँ छपी थी, पर हाँ अवेलेबल है। दोस्तों, जब मुराद जी ये कहानी सुना रहे हैं उसी समय कोर्ट में विजय की केस की सुनवाई भी चल रही थी। गायतोंडे ने कोर्ट से आईजी को फ़ोन किया और बताया कि सर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। जो स्टेटमेंट विजय ने पुलिस के सामने दिया है उसके वकील ने ये प्रूफ कर दिया कि विजय से ये स्टेटमेंट उसकी फैमिली को टॉर्चर करके लिया गया है, और ये भी कि पुलिस जो कहानी सुना रही है वो एक नॉवेल से लिया गया है। कोर्ट में उस नॉवेल को दिखाया भी जाता है। इतना सुनने के बाद तरुण मुराद जी से पूछता है कि वो एंडिंग क्या थी जिस पर आप लोगों की सहमति नहीं बनी। तब वो बताते हैं कि विजय नहीं चाहता था कि हीरो लास्ट में जेल चला जाए। हो सकता है कि लोगों को ये एंडिंग पसंद ना आए। उसने इसी कहानी पर आगे काम शुरू किया। दोस्तों ध्यान दीजिए, इस कहानी के अनुसार ही विजय अपने केस पर काम करता है। सबसे पहले तो उसने मुराद जी से ये पूछा कि ये कहानी पेंडुलम की है और अगर कोई बॉडी मिलती है तो सबसे पहले क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि वो सबसे पहले फॉरेंसिक में जाएगी और इसके बाद डीएनए टेस्ट के लिए। इसके बाद विजय वहीं के ग्रेवयार्ड में जाने लगा और वहाँ के केयरटेकर से दोस्ती की और उसने एक बॉडी की तलाश शुरू की जो कि मेल हो और 15 से 20 साल के बीच हो। दोस्तों, ये केयरटेकर वही है जिसे विजय ने पैसे दिया था और उसकी बेटी की शादी भी करवाई थी। एक दिन विजय को ऐसी बॉडी मिल जाती है जैसा उसे चाहिए था। फिर वो इंतज़ार करता है उस बॉडी के स्केलेटन बनने का। उसके बाद वो अपने दोस्त के सामने अपनी बात रखता है। विजय ने उसकी बहुत मदद की थी, इसलिए वो उसकी हेल्प करता है और वो स्केलेटन निकाल कर विजय उसे अपने पास रख लेता है। विजय को पता था कि जिस दिन भी पुलिस को बॉडी मिल जाएगी तो वो फॉरेंसिक में उसे लेकर जाएगी, इसलिए उसने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के गार्ड से दोस्ती कर ली और साथ में ये भी कहा कि वो उसे अपने फिल्म में हीरो बनाएगा। दोस्तों, ये वही था जिसके साथ विजय हर रोज पीता था। जिस दिन पुलिस को सैम की बॉडी मिल जाती है वो उसी शाम उस गार्ड के साथ बैठकर दारू पीता है और जब वो सो जाता है तब वो चुपके से जाकर उसके पास जो स्केलेटन था उसे सैम के स्केलेटन से चेंज कर देता है। ये कहानी अभी तक मुराद जी तरुण को सुना रहे हैं और तभी गायतोंडे का कॉल आता है और वो बताता है कि सर वो बॉडी का डीएनए मीरा मैम के डीएनए से नहीं मैच किया, यार ये बॉडी सैम की नहीं है। ये बात सुनकर तरुण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अदालत में जज ये कहते हैं कि आप लोगों ने मजाक बनाकर रखा है क्या। वो तुरंत इस केस के आईजी को बुलाते हैं और विजय को इस केस से बरी कर देते हैं। तरुण जाकर जज से मिलता है, बोलता है कि सर कहानी में दोषी कौन है ये हम सब जानते हैं, मगर ये हमारी कमी है कि हम उसे प्रूफ नहीं कर सकें। इसके बाद विजय एक कलश में कुछ अस्थियां लेकर मीरा के हस्बैंड के लिए छोड़ देता है और एक लेटर उनके लिए छोड़ता है कि प्लीज़ इसके बाद मेरी फैमिली को अकेला छोड़ दीजिए। इसके बाद मीरा और उसके पति सैम की अस्थियों को विसर्जित करते हैं। उसका पति मीरा को बोलता है कि हम विजय पर नज़र नहीं बल्कि वो हम पर नज़र रखे हुए था। जब ये दोनों उसकी अस्थियां विसर्जित कर रहे थे तब भी विजय दूर खड़ा होकर इन्हें देख रहा होता है। और दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।